नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर गोरखपुर से। अपहरण के बाद मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के गले पर रस्सी कसने का निशान मिला, ये एसएसपी का कहना है, और पोस्टमार्टम के बाद ही असली कारणों का पता चल पाएगा। अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों की जानकारी दी है। ये घटना पिपराइच थाना इलाके में घटी है। हमें इसमें लगातार गाइडेंस मिलता रहा। हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगातार इसमें लगे रहे कि कैसे भी करके हमें इस घटना को सामने लाना है, और हमने रातों रात इसमें कार्रवाई करते हुए आज दोपहर में हमें दयानंद नाम का व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ में ये सामने आया और उसने कबूला कि डेड बॉडी कहाँ पर है और कैसे मारा है। तो उसकी निशानदेही पर आज डेड बॉडी शाम को बरामद हुई, आपने देखा। और उसने पूरी घटनाक्रम यही बताई है कि कल दोपहर में उस बच्चे को वहाँ से उन्होंने उठाया। सभी लोग लोकल हैं यहाँ पर, आसपास के उसी गांव के रहने वाला एक जो निखिल भारती नाम का लड़का है, वो उसी के साथ रहता है, उसके साथ में ही इसको उठाया गया। साथ में अजय नाम के एक व्यक्ति के दुकान में उसको रखा गया और वहीं पर ही इसकी मर्डर कर दिया गया इन लोगों ने। और इसमें अभी 2 वांछित और हैं। कुल टोटल 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 3 जिसमें हत्या में शामिल रहे हैं और 2 का रोल जो है हमें अभी दिख रहा है सिम का प्रोवाइडर है। चूँकि अभी ही घटना का खुलासा थोड़े घंटे हुए हैं, अभी विवेचना हमारी चल रही है और हम किसी को भी इसमें नहीं बख्शेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कुख्यात सुनील लाठी ने बागपत के भाजपा विधायक योगेश धामी को जान से मारने की धमकी दी है। विधायक ने अवैध बालू खनन की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी। फिलहाल पूरे मामले पर जिले का कोई अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, जबकि शासन स्तर से विधायक की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। दरअसल बदरखा में बालू का अवैध खनन चल रहा था, जिस पर अवैध रूप से सुनील लाठी का हाथ था। विधायक की शिकायत के बाद शासन स्तर पर बालू के अवैध खनन की जांच हुई। इसमें 4 करोड़ 92 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगा। इसके बाद जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने जांच रिपोर्ट के बाद बालू के पट्टे को निरस्त करा दिया। खनन बंद हो जाने से सुनील लाठी और विधायक आमने सामने हैं। कहा जा रहा है कि ये लड़ाई जिला पंचायत चुनाव को लेकर भी है। तो लोग जो है राजनीतिक प्रभाव से कुछ चीजों को दोबारा जांच करवा लो। कोई अपराध थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग, पैसा देकर काम करना अपराध है तो बताओ। एक अवैध खनन हमारे यहाँ बदरखा जो क्षेत्र है, गांव है, उसमें अवैध खनन हो रहा था काफी टाइम से। हमने उसकी शिकायत की थी माननीय मुख्यमंत्री से कि एक अपराधी द्वारा रेत खनन किया जा रहा है और वहाँ के लोकल किसानों को उन्हें उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर कोई उनके सामने आता है, उनके खेतों से रेत उठाया जा रहा है और कोई उनके सामने आता है तो उसे धमकी दी जाती है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है। तो लोग बहुत परेशान थे। तो इसी मसले में हमने माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि आप उसकी जाँच करवाएं। तो उसकी जाँच हुई तो वहाँ पर अवैध खनन की पुष्टि हुई, 4 करोड़ की उसमें पेनल्टी लगी और उसके बाद वो पट्टा भी निरस्त कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी इसमें जुड़े हुए थे, संलिप्त थे, उन्हें बड़ा एक आर्थिक नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपए उन्होंने उस खान से कमाए हैं अब तक। तो ऐसा उन्हें नुकसान हुआ है तो बौखला के तो उनके गुर्गे जो हैं सुनील लाठी के, वो घूमते हैं क्षेत्र में, वो यही कहते फिर रहे हैं कि अब की बार विधायक को हम ये कर देंगे, विधायक को ये देख लेंगे, हमारे खनन पट्टे की विधायक ने शिकायत कैसे कर दी। इधर कानपुर पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में नजर आई। कानपुर पुलिस को चकमा देकर लूट का आरोपी नारायण नाम का कैदी आइसोलेशन वार्ड से खिड़की से कूदकर फरार हो गया। घटना की जानकारी जब पुलिस महकमे को हुई तो पुलिस महकमे में हड़कंप समझ गया। जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर पनकी थाने का पूरे फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। डीआईजी कानपुर में घटना की जांच क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर को सौंप दी। हालांकि पुलिस लाइन से करीब 4 सिपाही कैदी की सुरक्षा में लगाए गए थे। देर रात आरोपी कमरे की खिड़की तोड़कर भाग निकला। सुबह जब हॉस्पिटल के कर्मचारी उसे नाश्ता देने के लिए कमरे में गया तो वो कमरे से गायब था और अंदर जाकर देखा तो कमरे की खिड़की भी टूटी पड़ी थी। ये थाना बादशाही नाका का लूट का ये कोविड पॉजिटिव आ गया था। तो कल इसको 6:30 बजे ये जो वहाँ बंदी रक्षक होते हैं, जो सिपाही थे रिजर्व पुलिस लाइन के, उन लोगों ने इसे यहाँ पे नारायणा हॉस्पिटल, जो कोविड हॉस्पिटल बनाया नारायणा इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे दाखिल कराया। इसके स्थानीय थाना जो पनकी होता वहाँ कोई सूचना भी नहीं थी और
जब सवेरे आज 9 बजे जब हॉस्पिटल के जब कर्मचारी होते हैं वो गए वहाँ पे नाश्ता देने के लिए, तो अपने कमरे में नहीं मिला। इधर मथुरा में कुख्यात तेल माफिया मनोज गोयल की दुकानों की कुर्की कर दी गई है। आगरा हरि पर्वत के पास खरीदी गई दुकान को जिला मजिस्ट्रेट मथुरा के आदेश पर कुर्क किया गया। कुर्की के दौरान सीओ रिफाइनरी वरुण कुमार सिंह, थाना प्रभारी हाईवे विनोद कुमार मौजूद रहे। कुर्क की गई दुकान की कीमत करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। और रामपुर पुलिस ने आजम खां के करीबी पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खां के घर पर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कर कोर्ट का 82 कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। सपा सांसद आजम खां सीतापुर जेल में बंद है और अब रामपुर में पुलिस उनके करीबियों पर शिकंजा कस रही है। अजहर खान के खिलाफ रामपुर के गंज थाने में कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पिछले बहुत समय से कोर्ट के वारंट के बाद से पुलिस अजहर खान की तलाश कर रही है, लेकिन अजहर खान न पुलिस के हाथ लग रहा है और न ही वो कोर्ट में पेश हो रहा है। अब कोर्ट ने अजहर खान के खिलाफ कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी है। पुलिस की गिरफ्त में आ रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा इसके विरुद्ध अंतर्गत धारा 82 CRPC उद्घोषणा का नोटिस जारी किया गया है। और कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान जिला मुजफ्फरनगर में रुके विकास कार्यों को एक बार फिर गति देने के लिए जनप्रतिनिधियों ने काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियां और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव ने शहीद स्मारक पार्क के सुंदरीकरण सहित मडवे मड हाउस के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान डॉक्टर बालियां ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज में ओपन थिएटर बनेगा जिसमें देशभक्ति की फिल्में चलेंगी। शाम के समय लोग यहाँ पर घूमने आया करेंगे। देखिए, ये राजकीय कॉलेज का मैदान है, एक तरह से आप कह सकते हैं सबसे खुली जगह मुजफ्फरनगर जनपद में ही है। यहाँ तिरंगा भी है, यहाँ हमारी जवान ज्योति बन रही है। तो एक बहुत दिनों से एक सोच थी कि ओपन थिएटर बने जहाँ कुछ देशभक्ति की फिल्में या कुछ इस तरह की चल सकें और लोग बैठ सकें शाम के समय। ट्रैक बनेगा और ओपन थिएटर विशेष रूप से है, कुछ चीज़ें और भी हैं इसके अलावा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि शाम की एक ऐसी जगह जहाँ बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे हमारे आ सकें, घूम सकें, खेल सकें, कूद सकें, कुछ मनोरंजन के हो सके, तो इस तरह का एक पार्क डेवलप करने का विचार बहुत दिनों से था। तो आज अब सोनभद्र की बात करते हैं। वहां पर स्कूल फीस माफ करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राम सरोवर तालाब में खड़े होकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की और सरकार से अप्रैल से जुलाई तक की फीस माफ करने की अपील की। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्दी कोई फैसला नहीं किया तो पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। बंद करो सरकार तेरी तानाशाही, छात्रों का करो सरकार तेरी तानाशाही, आम जनमानस का शोषण बंद करो। अभिभावक मांग रहे हैं इंसाफ, छात्रों का फीस करो माफ। अभिभावक मांग रहे हैं इंसाफ। इधर कोरोना काल में बकरीद पर अचानक सियासत तेज हो गई है। सपा नेताओं ने सरकार से मांग की है कि इन 2 दिनों के वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी जानी चाहिए। साथ ही कुर्बानी पर भी सियासत हो रही है। इस बीच बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम भाइयों ने जब पहले लॉकडाउन का पालन किया है तो अब क्या परेशानी है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। बाजार में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाता तो कोई हर्ज नहीं। सोशल डिस्टेंस के साथ बाजार भी लगने चाहिए। अब बस भी कीजिए जनाब। आप लोगों को बकरीद और कुर्बानी की फिक्र से ज्यादा अपनी सियासत की फिक्र है, तभी तो आप कोरोना से जाती जान का जिक्र भी नहीं करना चाहते। हालांकि आपको अंदाजा तो है कि इतना एहतियात बरतने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कोरोना बहुत तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन आप लोग करें भी तो क्या, क्योंकि आप लोग तो ठहरे सियासतदान। सियासत करना और सियासत की सोचना यही आपकी प्राथमिकता है। अब चाहे उसके लिए लोगों की जान को खतरे में ही क्यों न डालना पड़े। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग कुर्बानी के लिए पशुओं का बाजार लगाने की बात पर इतना जोर क्यों देते, वो भी तब
जब खुद बकरा या पशु बेचने वाले खरीदार नहीं मिलने से मायूस हैं। लेकिन बकरीद को लेकर ऐसे बयान देने वाले नेताओं की फहरिस्त लगातार लंबी ही होती जा रही है। अब इसमें नया नाम जुड़ा है, सपा के विधायक हाजी इकराम कुरैशी का। जनाब मुरादाबादी हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि ईद उल अजहा को देखते हुए 1 अगस्त और 2 अगस्त को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पशुओं का बाजार भी लगना चाहिए। बिल्कुल हटाना चाहिए ईद उल अजहा को ध्यान में रखते हुए। सोशल डिस्टेंस के साथ बाजार भी लगने चाहिए और अगर कुर्बानी के पशु को लोग लेकर जा रहे हैं अपने घरों को बाजार से, तो उसे पुलिस ना रोके, पुलिस उनको परेशान ना करे, ये भी जरूरी है। हमें पता नहीं चला कि किधर ईद आई और कहां चली गई। तो सुना आपने, विधायक जी कह रहे हैं कि ईद तो ऐसे ही बीत गई। हालांकि मुरादाबाद पुलिस प्रशासन से मिलने के बाद सपा नेताओं के सुर बदले बदले से नजर आए। बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। एक तो जानवर के मूवमेंट के ऊपर परेशानी आ रही है, जिसको कप्तान साहब ने इस बात को कहा है कि अब परेशानी नहीं होगी। जानवर की खरीदो फरोख्त के ऊपर कोई क्राइम नहीं है। दूसरे, कुर्बानी कैसे की जाएगी? लोग अपने घरों के अंदर कुर्बानी कर सकते हैं। इधर बीजेपी कह रही है कि नवरात्र से लेकर नागपंचमी भी ऐसे ही बीती है, अमरनाथ यात्रा भी नहीं हो रही है और मुस्लिम भाइयों ने तो पहले इसी लॉकडाउन का पालन किया, तो अब क्या हो गया? हाजी इकराम कुरैशी जी, पवित्र रोजा और ईद भी इसी कोरोना काल में पड़ी, जिसको कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत मनाया गया। बकरीद के अवसर पे भी एक्सपर्ट्स के राय के पश्चात ही कोई कदम उठाएगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि छूट हो तो सबके लिए हो और पाबंदी हो तो वो भी सबके लिए हो। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने वोट की लालच में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आयोजन कर रहे हैं, उन सबको भी समानता की दृष्टि देखना चाहिए। सबको, अगर छूट हो तो सबको हो, पाबंदी हो सबके लिए हो। बहरहाल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बकरीद पर इस बार के वीकेंड को लेकर एक नई बहस छेड़ दी, लेकिन शायद इसी को सियासत कहते हैं। खुद के नफे के आगे दूसरे का नुकसान हो तो उससे क्या। ईद उल अजहा को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक बकरा ईद को लेकर के कुर्बानी और नमाज के साथ साथ अब लॉकडाउन खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला और मुरादाबाद से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और कोरोना की महामारी में मुश्किलों का सामना कर रहे यूपी के वकीलों के लिए राहत भरी खबर। यूपी के वकीलों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर सूबे में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था यूपी बार काउंसिल उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। आर्थिक मदद पाने के लिए पीड़ित वकीलों की तरफ से उनके परिवार के किसी सदस्य या परिचित को बार काउंसिल में आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ बार काउंसिल की संस्तुति भी लगानी होगी, जहां पर वकील रजिस्टर्ड होकर प्रैक्टिस करते थे। वकीलों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए फैसला आज यूपी बार काउंसिल की बैठक में लिया गया। बैठक में कहा गया कि कोरोना काल में अदालतें बंद होने से वकीलों की आमदनी वैसे भी बंद हो गई। कोरोना से पीड़ित होने के बाद वकील 3 से 4 हफ्ते तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और साथ साथ उन्हें खुद और परिवार का भी इलाज कराना पड़ सकता है। ऐसे में यूपी के जो भी वकील कोरोना की चपेट में आएंगे, बार काउंसिल उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराएगा। बार काउंसिल यूपी के माननीय सदस्यों के निवेदन पर अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति रूल 40, जिसका ऑफिस हमारे प्रांगण में ही है, उसके अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी हैं। उन्होंने अपने सदस्यों से परामर्श करके ये निर्णय लिया है कि प्रदेश के जो भी अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे, उनको त्वरित सहायता के रूप में 25,000 रुपये अविलंब भुगतान किया जाएगा। और 15 अप्रैल को मुरादाबाद के नवापुरा इलाके में कोरोना योद्धाओं पर पत्थरों से हुए हमले के आरोपियों के बचाव में समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन खुलकर सामने आ गए हैं। इस मामले को लेकर सांसद की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की एक डेलीगेशन ने एसएसपी से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत में दावा किया कि पत्थरबाजों ने दंगाइयों पर पथराव किया था, न कि डॉक्टर्स या पुलिस के ऊपर। आपको बताएं कि नवापुरा इलाके में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और पुलिस टीम पर 15 अप्रैल को हमला हुआ था। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 45 लोगों को जेल भेजा। इनमें से 2 लोगों पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई हुई है।
एक मसला महिलाओं का हुआ। महिलाएं उस स्पॉट से तकरीबन 300 मीटर दूर थी और वो जो पत्थरबाजी हो रही थी वो पत्थरबाजी कुछ दंगाइयों के ऊपर हो रही थी, ना कि डॉक्टरों के और पुलिस के ऊपर हो रही है। बहुत से लोग ऐसी धाराओं में चले गए हैं जिसमें उनको नहीं जाना चाहिए था। हमसे कप्तान साहब ने इस बात को कहा है कि सबके साथ इंसाफ होगा और हम पूरी इंक्वायरी करके इस मसले को भी कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन इस पल के मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखेगा। राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, उसमें 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इस टाइम कैप्सूल में एक ताम्रपत्र पर अयोध्या की इस राम जन्मभूमि, राम मंदिर से जुड़ी हर बात लिखी होगी। इसका पूरा इतिहास लिखा होगा, कोर्ट के फैसले से लेकर हर बात का इसमें जिक्र होगा, ताकि अगर भविष्य में कभी भी कोई इस जन्मभूमि या मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहे तो इसमें मिल सके। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो देखा आपने। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इंतजार सभी देशवासी कर रहे हैं राम मंदिर के निर्माण का। 5 अगस्त को सरयू तट पर अयोध्या नगरी में प्रधानमंत्री प्रभु राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन में नींव रखेंगे, यानी कि उसका भूमि पूजन करेंगे। इस पुण्य अवसर गाजियाबाद से सर्राफों द्वारा शुद्ध चांदी का 22 किलो का अंशदान दिया गया है। ईंट का वजन कुल 22,663 ग्राम। इसकी कीमत लगभग 14,68,562 रुपए है। ईंट को बनाने में 122 सर्राफा व्यापारियों ने सहयोग किया है। अब सर्राफा व्यापारी इसे राम मंदिर न्यास को सौंप देंगे। इसके पूर्ण रूप से शुद्ध चांदी होने का सर्टिफिकेट भी सौंपा गया। और अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के भूमि पूजन में ब्रज की शिला का इस्तेमाल किया जाएगा। धर्म रक्षा संघ द्वारा बनवाई गई रजत शिला को राम मंदिर की नींव में लगाया जाएगा। इस रजत शिला को मथुरा की बीजेपी सांसद ने हेमा मालिनी ने मुंबई से ऑनलाइन और वर्चुअल पूजन से किया। इसमें मथुरा के जिला अध्यक्ष के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। करीब 4.5 किलो वजन की इस रजत शिला में 1.25 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है। इस रजत शिला का निर्माण धर्म रक्षा संघ नाम की संस्था ने कराया। रजत शिला में 1.25 किलो चांदी के अलावा ब्रज के प्रमुख तीर्थ और देवालयों की रज भी लगाई गई। लोकसभा के प्रतिनिधि सांसद श्रीमती हेमा मालिनी के द्वारा रजत शिला का पूजा किया जाना और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का कहना है कि जो लोग राम मंदिर में दान दे रहे हैं वो सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा जमा करें, सोना या चांदी न दें। अनेक श्रद्धालु चांदी की शिलाएं लेकर अयोध्या आ रहे हैं। दिसंबर जनवरी में हमने इसको बहुत सामान्य घटना के रूप में लिया, लेकिन धीरे धीरे चांदी की ईंट लेकर आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। टेलीफोन आने वालों की संख्या और बढ़ गई। बैंक भी चिंतित हुआ कि हम अपने यहाँ कहां से इतना बड़ा लॉकर लाएंगे। कुछ लोगों ने सोना दान करने की बात की। आखिर इनकी गुणवत्ता की जांच कहां से होगी, इनकी तौल कहां से होगी। आज मंदिर निर्माण के लिए केवल बैंक में धन चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में आज नहीं सोच सकते। इसलिए जो बंधु समाज से अपने पास से चांदी दे रहे हैं, मेरा ऐसे तमाम भक्तों से निवेदन है वो उस चांदी के समान रुपया बैंक अकाउंट में जमा करें। धन्यवाद। इस खबर के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द